जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार दृष्टि 360 चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। देखो मेरे भाई, बिहार दरोगा के लिए ये सीरीज रामबाण साबित होगा। साथ ही साथ आपका जो आगामी एग्ज़ाम बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार शिक्षक, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पेपर से करंट अफेयर को जोड़कर मैं समान अध्ययन के प्रश्न भी इसमें इंक्लूड किया हूं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रखकर वर्तमान समय में जो आयोग के द्वारा प्रश्न फ्रेम किया जा रहा है, सेम उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा। सारे प्रश्न को मैं फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूँ और ये जो सीरीज है मेरे भाई, इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इस 50 नंबर में आपका स्कोर 35 प्लस होता है तो ये आपके लिए सेफ स्कोर माना जाएगा। पीटी और मेंस को ध्यान में रखकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए कुछ नए प्रश्न के साथ मैं आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया था। यानी किसके द्वारा सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया गया था। तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का सुझाव दिया गया था। यहाँ से रविन्द्रनाथ ठाकुर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है कि 1913 में जो इनको आपको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था 1913 में, तो इसको आप लोग याद रखना किस पुस्तक के लिए दिया गया था। तो ये आपको गीतांजलि के दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसका डिटेल थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, कृष्ण कुमार मित्र पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बंग भंग विरोध के आंदोलन को विदेशी वस्तु अधिकारियों एवं संगठनों का बहिष्कार का आह्वान किया था। और आपको पता होगा कि बंगाल विभाजन जो हुआ था आपको 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। तो इन सारे बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई आपको कावेरी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका भी डिटेल थोड़ा देखते हैं। देखिए, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो बनाती है नदी, वो आपको कावेरी नदी बनाती है और इसको शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। एक जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा झरना है। तो इसको आप लोग याद रखना, आपके एग्जाम में रिपीट करता है। कुंचिकल जलप्रपात भारत में आपका सबसे बड़ा झरना है और ये कहाँ है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए, ये कर्नाटक के शिमोगा जिलों में देखने को मिलेगा। और कौन सा नदी पर है, तो ये वराही नदी के द्वारा बनाया गया था। कई बार इसका एग्जाम हाइट भी पूछ लिया जाता है। तो 455 मीटर हाइट है इसका और ये भारत का सबसे ऊँचा झरना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने घोड़े के नाल के आकार के मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था। यानी आपको किसके समय में लाया गया था, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किसमें घोड़े के नाल के आकार के मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था। तो आप लोग पढ़े होंगे, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, अलई दरवाज़ा में सबसे पहले आपको मेहराब देखने को मिला था। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं इसको सेट किया हूँ। देखिए, घोड़े के नाल के आकार का मेहराब सर्वप्रथम अलई दरवाजा में किया गया था और ये कब बना था, तो 1311 में आपको बना था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये अलेक्जेंडर द्वितीय यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दिल्ली का जामा मस्जिद सबको पता होगा, शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। और लाल किले में जो मोती मस्जिद है मेरे भाई, ये बनाया था आपको औरंगजेब बनाया था। बहुत आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, स्टूडेंट इसको गलती भी करता है। ठीक है, तो लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसको बनाया था जिंदा पीर, चाहे उसको शाहे दरवेश भी बोला जाता है, आलमगीर भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको किसके द्वारा बनाया गया था, औरंगजेब के द्वारा। लेकिन यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि आगरे का मोती मस्जिद किसने बनवाया था। तो आगरे का मोती मस्जिद मेरे भाई आपको शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और शाहजहां को ही स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको कौन सा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। रावण किला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र और आपको दुर्गापुर इस्पात केंद्र और उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा।
देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो उसका डेट आपको याद रखना है 1956 से लेकर 61 तक चला था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था मेरे भाई आपको महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें आपका रावर किला जो बनाया गया था जर्मनी के सहयोग से बनाया था। और ये कहाँ है आपको, तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से बनाया गया था और ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आपको यूनाइटेड किंगडम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। बहुत बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, गांधी जी की विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका प्रभाव नहीं था? रस्किन, टॉल्स्टॉय, डेविड थोरो या नेल्सन मंडेला? तो आप लोग पढ़े होंगे कि रस्किन का भी था, टॉल्स्टॉय का भी था और हेनरी डेविड थोरो का भी था, लेकिन नेल्सन मंडेला का नहीं था। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए इसका भी डिटेल देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। टॉल्स्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ द गॉड इज विद इन यू का महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। तो ये पुस्तक को भी आप लोग को पता होना चाहिए और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट में सर्वोदय के सिद्धांत ग्रहण किया था और उसी के जीवन पर उनका बहुत गहरा असर पड़ा था। तो इसको भी आप लोग याद रखना। और एक क्वेश्चन जो आपसे देखिए ये भी पूछा जाता है, सविनय अवज्ञा पर हेनरी डेविड थोरो ने निबंध पर गांधी जी का गहरा असर पड़ा था। तो ये तीनों जो थे आपको व्यक्ति गांधी जी से प्रभावित थे। लेकिन आपको पढ़े होंगे मंडेला के बारे में, मंडेला को साउथ अफ्रीका गांधी कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अब बापू उनके रोल मॉडल थे, तो ये आप लोग को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स से जोड़ के भी आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक अभी जारी भी किया गया था हाल फिलहाल, तो उसको मैं आपको इकोनॉमिक के रूप में जोड़ के यहाँ से क्वेश्चन पूछा हूँ। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव या खाद्य और कृषि संगठन द्वारा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक आपको UNDP और आपको UPHI के द्वारा जारी किया गया था और ये पहली बार 2010 में जारी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आचार्य विनोबा भावे का सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे द्वारा सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? तो आप लोग पढ़े होंगे आचार्य विनोबा भावे के द्वारा सबसे पहले भूदान आंदोलन आपको आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। ठीक है। देखिए भारत की स्वतंत्रता के पश्चात विनोबा भावे ने भूमिहीन किसानों की भूमि वितरित करने के लिए भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है आपको 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश से शुरू किए थे। ये भी आपको पता होना, डेट जरूर याद रखना। ठीक है। 18 अप्रैल 1951। आप लोग को पता होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह के छठे सत्याग्रही कौन थे। इससे पहले वाला वीडियो में मैं आपको डिटेल बताया हूँ, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के छठे सत्याग्रही कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती मुद्रास्फीति को निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है बढ़ती मुद्रास्फीति को निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? नगद आरक्षित अनुपात घटाना, रेपो रेट घटाना, सर्वाधिक तरलता अनुपात घटाना, नगद आरक्षित अनुपात बढ़ाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका डी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कुछ कंडीशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। कह रहा है मुद्रास्फीति की स्थिति को निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी तरलता को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। 2-3 उपाय आपको पता होना चाहिए। एक तो नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाना चाहिए और दूसरा आपको रेपो दर को बढ़ाना चाहिए और सर्वाधिक चल निधि अनुपात को भी बढ़ाना चाहिए। तो ये आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किस जाती है? देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा की जाती है, यानी किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए राज्य में राज्यपाल करता है और राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना कि राज्य के राज्यपाल जो होता है राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और भारतीय संविधान में जो वित्त आयोग का जो चर्चा है मेरे भाई 280 में आर्टिकल में बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए
स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, आपको दक्षिण अफ्रीका है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, फ्रांस। राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अफ्रीका। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आपको गलत है, ठीक है। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपको डी आपका रॉन्ग है, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन की प्रक्रिया आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, बिल्कुल सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जर्मनी से, सबको पता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत लिया गया था आपको फ्रांस के संविधान से लिया गया था। और राज्यों का की संघ की कल्पना का विकास जो हुआ था नॉर्थ अफ्रीका नहीं, आपसे ब्रिटिश नॉर्थ इंग्लैंड से लिया गया था। देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त हुआ था। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया था, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य को संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम के द्वारा प्राप्त किया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन कल के पेपर में आया था, दैनिक जागरण में दिया गया था, पेपर से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। खगोल भौतिकी के क्षेत्र में आयनीकरण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, यानी आयनीकरण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपको मेघनाथ साहा के द्वारा आयनीकरण का सिद्धांत दिया गया था। अब यहाँ से भी देखो 2-3 क्वेश्चन है। मेघनाथ साहा ने 1919 में आयनीकरण का सिद्धांत विकसित कर भौतिकी के क्षेत्र में योगदान दिया था और 1927 में लंदन में रॉयल सोसाइटी के ये सदस्य बने थे। 1934 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की भी अध्यक्षता किया गया था। एक क्वेश्चन और जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एक सापेक्षता का सिद्धांत अथवा आपको अपेक्षिकता बोलिए या सापेक्षिकता का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि आपको आधुनिक भौतिकी का एक बुनियादी सिद्धांत है जिसको किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ई बराबर क्या होता है, mc² होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। m हो गया मास आपका, c से हो गया लाइट हो गया, ई से आपका एनर्जी हो गया। चलिए, क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है, इसलिए मैं इसको ऑप्शन में रखा था। देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाना चाहिए, ना कि एक निजी सदस्य के द्वारा। पहला ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा या सभा की किसी भी सिफारिश के द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो आपको बताना है गलत कौन सा है। तो इसमें जो गलत होगा मेरे भाई, आपको डी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, राज्यसभा के पास धन विधेयक को खारिज करने या संशोधित करने का अधिकार नहीं होता है। धन विधेयक को आर्टिकल 110 में आपको चर्चा देखने को मिलता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुगल शासकों में से मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस का बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। आपसे पूछा जा रहा है कि किस मुगल मराठ ने मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो आप लोग पढ़े होंगे बहादुर शाह जो होता है आपको मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, मयूर सिंहासन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, शाहजहां के द्वारा किया गया था। और यह स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है उसी पीरियड को। मोहम्मद शाह अपने शासनकाल के दौरान मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था, ठीक है। और इनको पता है क्या कहा जाता है इतिहास में, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, सबको पता होना चाहिए। और 1793 में नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण कर मुगलों को हराया था और ईरान लौटते समय वह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को अपने साथ लेके चला गया था। इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। तो बौनेपन के लिए क्या उत्तरदायी है, बौनेपन के लिए मेरे भाई आपका जो आंसर हो जाएगा 14 का सी हो जाएगा। आपको पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है। पीयूष ग्रंथि को आप लोग पढ़े होंगे, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जो ग्रोथ बढ़ाने का काम करता है, ग्रोथ हार्मोन आपको पीयूष ग्रंथि में होता है और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो एथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में मेरे भाई आपको सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको भैया केमिस्ट्री का राजा भी बोला जाता है, H2SO4। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। चलिए, एथेनॉल में एथेन परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का प्रयोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में किया जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने में को शक्ति प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने को शक्ति प्रदान करता है। तो 16 का जो आंसर होगा मेरे भाई आपको 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1978 में राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजने के लिए शक्ति प्रदान करता है। और आप लोग पढ़े होंगे कि भारत में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये 61 वाला संविधान संशोधन भी बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीय की समस्या न्यूनतम आपको देखने को मिलता है, यानी वहाँ आपको मरुस्थल नहीं देखने को मिलेगा। तो 17 का जो आंसर होगा मेरे भाई आपको यूरोप हो जाएगा। ठीक है, देखिए यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है मरुस्थल, यानी आपको वहाँ मरुस्थल नहीं देखने को मिलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको अंटार्कटिका मरुस्थल है। ठीक है, और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल आप लोग पढ़े होंगे जो आपको ये सहारा मरुस्थल है, जो कि आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको थार है, जो कि आपका ये राजस्थान में है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, करा कि निकट दृष्टि दोष जिसको भाई मायोपिया भी बोला जाता है और दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है को कौन से लेंस द्वारा ठीक किया जाता है, यानी ये दो बीमारी है आंखों से संबंधित। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, निकट दृष्टि दोष को और दूर दृष्टि दोष को। तो आप लोग पढ़े होंगे कि निकट दृष्टि दोष को हम लोग अवतल लेंस के द्वारा ठीक कर सकते हैं और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए देखिए निकट दृष्टि दोष जिसको भैया आपको अगर निकट दृष्टि दोष हो रहेगा जिसको उसको भैया अवतल लेंस के द्वारा सही करेंगे, और इसी को ही अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कई बार ऑप्शन में आपको सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका याद रखने का देखो आपको अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो याद रखने के लिए आप ऐसे करना, निकट है तो ये निकट देखो 3 लेटर का लिखा हुआ है, उसमें आप 1 लेटर जोड़ देना तो 3 1 4 तो अवतल हो जाएगा। और ये दूर दृष्टि दोष है तो ये 2 लेटर का है, इसमें आप 1 जोड़ दोगे तो आपका ये 3 हो जाएगा, तो आपका ये उत्तल लेंस हो जाएगा। तो ये आपका आप फंडा अपना सकते हो एग्जाम में ऑल में सही करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों को आप लोग याद रखना, निकट दृष्टि दोष में आपको अवतल लेंस के द्वारा सही किया जाता है और इसको अपसारी लेंस कहा जाता है, और दूर दृष्टि दोष को आपको जिसको हो रखा होगा दूर दृष्टि दोष उसको उत्तल लेंस को द्वारा सही करेंगे और इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वन राष्ट्र वन नेशन की संभावनाएं तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, लेकिन करंट के क्वेश्चन को आपको समान अध्ययन के रूप में आपको जोड़कर पढ़ना पड़ेगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाएं तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो 19 का जो आंसर होगा मेरे भाई आपको बी हो जाएगा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, कोविंद के द्वारा। देखिए केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाएं तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किए हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुस्तक और उसके लेखक के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बीपीएससी हो या दरोगा हो या बिहार पुलिस हमेशा पूछा जाता है। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया, बाल गंगाधर तिलक। इंडिया बिन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। द डिवाइन लाइफ राजेंद्र प्रसाद। पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी। तो आपको बताना है कौन सा गलत है, तो मेरे भाई आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग पढ़े होंगे अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। बाकी सारा ये ऑलरेडी सुमेलित है। देखो गीता रहस्य बार बार पूछा जाता है, बाल गंगाधर तिलक, इंडिया बिन्स फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग को पता होना चाहिए। आइए इसका भी डिटेल देख लेते हैं। देखो द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया, मैं अभी बताया आपको अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। और जबकि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है आपको ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो इसीलिए मैं आपको ये यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ ताकि कन्फ्यूजन में स्टूडेंट गलती करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत के नियम पर आधारित है। जो आपका पावर ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी कार्य प्रणाली किस सिद्धांत के नियम पर आधारित होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो फैराडे के नियम पर काम करता है। ठीक है, 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा।
देखिए ट्रांसफार्मर के दो कुंडलियों जिसको अनुनय प्रणय जिसको म्यूचुअल इंडेक्स, देखो कई बार ना ये सीधा आपको इंग्लिश में लिखा जाता है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये म्यूचुअल इंडेक्स या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करता है। इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश टर्म जरूर याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो आपको ये पढ़े होंगे गोदावरी नदी जो अरब सागर में नहीं गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा, ताप्ती और साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये तीनों आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, किसने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क का उपज था। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, बीपीएससी में भी पूछा था, ठीक है, और बिहार एक्साइज दरोगा में भी पूछा था, इसीलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ। जो सिलेबस है बिल्कुल मैं जैसे आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है बिल्कुल उसी को ध्यान में रखकर मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क का उपज था, तो ये किसके द्वारा बोला गया था ऐसा, तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए लाला लाजपत राय ने लॉर्ड डफरिन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मस्तिष्क का उपज बताया था। और लॉर्ड डफरिन आपको पता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय गवर्नर था, इसीलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं। आपके एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको करंट से भी जोड़कर और वैसे भी समान अध्ययन के रूप में इसको विविध के रूप में आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है, तो क्वाड में आप लोगों को पता होगा कौन कौन देश शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस। तो इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपको फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस जो है मेरे भाई क्वाड में आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। क्वाड में 4 देश है, ठीक है। क्वाड आधिकारिक तौर पर चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता मतलब 4 देश इसमें मिलकर बना है। कौन कौन, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और आपका जापान है। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न में सीधा सीधा पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है किस महात्मा को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है, यानी किस महात्मा को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है। तो 25 का जो आंसर होगा मेरे भाई आपको रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर का संत बोला जाता है और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, मैं भी सबको पता ही होगा। दुनिया के सबसे बड़ी आर्द्रभूमि, देखो आर्द्रभूमि बहुत चर्चा में है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है, तो आप लोग पढ़े होंगे दुनिया का सबसे बड़ा जो आर्द्रभूमि है आपको दक्षिण अमेरिका का पैंटानल है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए पैंटानल दुनिया के सबसे बड़ी आर्द्रभूमि यानी दलदली भूमि वाला क्षेत्र है। यह मुख्यतः कहाँ देखने को मिलता है, आपको ब्राज़ील में देखने को मिलता है। और भारत में सबसे बड़ा वेटलैंड्स आपको पता है सुंदरबन वेटलैंड्स है, जो कि आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है और आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो 27 से आपको क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो आपको पढ़े होंगे जो इनकम टैक्स जो होता है मेरे भाई, ये आपको अप्रत्यक्ष कर नहीं होता है, ये आपको प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको डिटेल देखते हैं। देखिए इनकम टैक्स जो है आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अब देखो प्रत्यक्ष कर का अर्थ होता है वह कर जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा पहुंचाया जाता है, जैसे बिक्री कर हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया, वस्तु एवं सेवा कर हो गया, ये सब अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अभी बिहार पुलिस के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग शोषण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो 28 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को देखो हिंदी में सूत्रकणिका बोला जाता है। इसको एटीपी अणुओं को ऊर्जा संग्रहित करता है और कोशिकीय शोषण के लिए ये उत्तरदायित्व होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये भी कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना हो तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना हो तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना जरूरी होगा। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा प्रथम अनुसूची, ठीक है। करें यदि नए राज्य बनाना हो तो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना चाहिए।
देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैं फ्रेम किया हूँ। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या समानता है, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा में आपसे समानता पूछा जा रहा है, तो 30 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। दोनों रेखा विषुवत रेखा के समान दिशा में समान अक्षांश पर स्थित होता है। अब यहाँ से भी देखिए 2-3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीट करता है। कह रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों विषुवत रेखा के समांतर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होता है। और भारत में जो है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपको पता होगा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। आप लोग को ट्रिक पढ़े होंगे, मित्र पर गमछा झार, देखो उसी से मैं बिल्कुल फ्रेम कर दिया हूँ। इस ट्रिक को याद रखना आप लोग, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, गमछा झार। देखो अब देखो, मी से हो गया मिजोरम, ती से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड और राज से राजस्थान। तो इसी टाइप से आप भी याद रखना ताकि आप एग्जाम में गलती नहीं करो प्रश्न को। मकर रेखा को भारत से आप लोग पढ़े होंगे कि मकर रेखा को भारत से नहीं गुजरता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना फोटोन की कण की प्रकृति को बताता है, ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना फोटोन के कण की प्रकृति को बताता है, तो आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश का जो विद्युत प्रवाह होता है वो फोटोन की गति को बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने 1857 की क्रांति से भी रखा हूँ। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसके द्वारा किया गया था, तो जिहाद का जो प्रचार है मेरे दोस्त आपको मौलवी अब्दुल्ला के द्वारा किया गया था। आंसर आपका ये हो जाएगा। अब देखो 1857 से 2-3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो मौलवी अहमद उल्ला के द्वारा दिया गया था। 1857 क्रांति के समय गवर्नर कौन था, तो आप लोग पढ़े होंगे लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन प्रधानमंत्री भी पूछ लिया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटिश का, तो आपका ये लॉर्ड पामस्टरडन था। इसको भी आप लोग याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों का विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। देखिए अभी सांसद चर्चा में था इसलिए मैं इसको क्वेश्चन को फ्रेम किया हूँ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है, तो विशेषाधिकार का जो उल्लेख देखने को मिलता है आपको अनुच्छेद 105 में देखने को मिलता है। देखो जो चर्चा में रहता है वही एग्जाम में आता है, इतना जान लेना, ठीक है। तो ये पेपर में दिया हुआ था इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों को विशेषाधिकार को बताता है और संयुक्त अधिवेशन की चर्चा आप लोग पढ़े होंगे कौन सा आर्टिकल में है, तो 108 में है। देखिए आपका कोई सा भी एग्जाम हो एक राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। ये ट्रेंड है बिहार दरोगा का भी। भारत के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्न कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक गलती है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि आपको भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी ऊपर सारा ये सुमेलित है, ठीक है। आइए इसको भी डिटेल देख लेते हैं। देखो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आप लोग पढ़े होंगे और सिंपलीपाल, ये दोनों आपको उड़ीसा में स्थित है और दोनों कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको याद रखना, भीतरकनिका और सिंपलीपाल कहाँ देखने को मिलता है, उड़ीसा में। और जबकि गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, ये भी कितना बार पूछा गया है, इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए। और ये और इम्पोर्टेंट है, विश्व का एकमात्र रहता है वह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, मणिपुर राज्य में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पर्यावरण से जोड़कर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया। और ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट गलती भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उदाहरण नहीं है, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही मैं फ्रेम किया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का एक उदाहरण नहीं है, तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उदाहरण नहीं कौन सा है, तो आपको ये नाभिकीय ऊर्जा है। आंसर आपका 35 का डी हो जाएगा। आइए इसको भी देखते हैं। आप लोग पढ़े होंगे नाभिकीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। जो नाभिकीय ऊर्जा जो है आपको किसमें आ जाएगा, ये अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। आप लोग पढ़े होंगे कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो बार बार उपयोग लाने के बाद पुनः स्थापित नहीं किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम, तो उसको नवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। और ये जैसे आपको सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय हो जाएगा और ये हाइड्रोजन ऊर्जा होगा। और इसी का जस्ट उल्टा देखते हैं, मानी ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो बार बार उपयोग में लाने के बाद पुनः स्थापित किया जाना संभव नहीं, यानी एक बार आपको यूज कर लिए दूसरा बार उसको उसी फ्रेम में लाना बहुत मुश्किल काम है और होता भी नहीं एक्चुअल में, ठीक है। तो वैसे संसाधन को हम लोग बोला जाता है
अनवीकरणीय ऊर्जा, जैसे आपको कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है सूर्यास्त कानून, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो सूर्यास्त कानून जो आपको लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, बहुत ही बेकार कानून था, इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ था। ठीक है, तो सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो ये मेरे भाई आपको अस्थायी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ मैटर था। ठीक है, देखो 1793 के बंगाल रेगुलेशन के आधार पर 1794 में सूर्यास्त कानून यानी सनसेट लॉ लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, जिसके अनुसार अगर एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने तक जमींदार जिला कलेक्टर के पास आपको भू राजस्व की रकम नहीं देगा तो उसको पूरी आपको नीलामी कर दिया जाता था। तो ये नियम बहुत ही बेकार नियम था। ठीक है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि आपको सूर्य उदय खत्म होने से पहले आपको यानी सूर्य आपको डूबने से पहले आपको वहाँ पे सारा आपको टैक्स के रूप में आपको जमा करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है। देखिए आपके क्वेश्चन में एक संगठन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। विश्व के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस, सार्क का मुख्यालय काठमांडू, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा और आपको इंटरपोल का मुख्यालय ब्रुसेल्स। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपको सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 37 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स नहीं है। चलिए आप लोग पढ़े होंगे इंटरपोल का मुख्यालय जो है आपको लियोन्स फ्रांस में देखने को मिलता है और नाटो का मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में स्थित है। जो मैं बताया हूँ ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है आपके एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, आपको भी पता होगा। अधिनियम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा बोला जाता है, ठीक है, संसद द्वारा कब पारित किया गया था? यानी नरेगा को संसद द्वारा कब पारित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा बोला जाता है, संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको ये 25 अगस्त 2005 होगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। ये भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कह रहा भारत की संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 25 अगस्त 2005 को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 39 क्वेश्चन है, बैंक दर क्या होती है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है जिस दर पर ब्याज दर लिया जाता है जिसे वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्धारित करता है, ब्याज की वाणिज्यिक दर केंद्रीय बैंक द्वारा वसूल किए जाने वाले आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बैंक दर ब्याज की वह दर है जिसे व्यावसायिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का आरक्षित निधि की कमी की स्थिति में रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण को ब्याज को अदा करता है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट किनाबलू पर्वत निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चर्चा में था इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूं, और ये भी क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी से ही बुक से लिया गया है। ग्रेट किनाबलू पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो 40 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये मलेशिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है? इस टाइप से भी क्वेश्चन विविध के रूप में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया को पृथक करती है? तो 41 का जो आंसर होगा आपको मेरे भाई आपको मलक्का जल संधि होगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से लिया गया ये क्वेश्चन। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अब लॉर्ड कर्जन से देखो 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक तो आप लोग पढ़े होंगे बंगाल विभाजन 1905, यानी बंगाल विभाजन के समय में गवर्नर जनरल यही होता है। और अकाल आयोग हो गया, आपको रेलवे आयोग हो गया, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग, सब ये सब काम किसके समय में किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में ही किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लॉर्ड कर्नवालिस इसको क्यों बात किया जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे अस्थायी बंदोबस्त के लिए 1793 में बहुत बार इसको दरोगा पूछा है। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग तो आपको पता होगा 1897 क्रांति के समय ये नेता था, कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया। एक लॉर्ड डलहौजी को भी देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक इसी को कहा जाता है, तो इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए।
देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कौन सा रबी फसल है, कौन सा जायद फसल है, कौन सा खरीफ फसल है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो ये पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो 43 का जो आंसर हो जाएगा आपको सरसों हो जाएगा। सरसों आपको खरीफ फसल नहीं, आपको पता होना चाहिए, रबी फसल के अंतर्गत आता है। सरसों, गेहूँ, चना, मटर, रबी, ये सब फसलें जो है आपको, ठीक है। और चावल, मक्का और ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, ये आपको कौन सा हो जाएगा? आपको खरीफ फसल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रबी फसल हो जाएगा। सरसों, गेहूं, चना, मटर, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आएगा। और खरीफ फसल के अंतर्गत आपको चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास, मूंगफली और सोयाबीन, ये सब खरीफ फसल के उदाहरण है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था? ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 11th क्लास के एनसीईआरटी इतिहास से सेट किया हूँ। देखिए भैया, आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में दिल्ली सल्तनत से और मुगल काल से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये फिक्स है, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड ही पूछा जाता है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ, मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था? तो ये मेरे भाई आपको ये डाक विभाग से था। आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए इसको डिटेल देख लेते हैं। कह रहे हैं मुगल काल में हरकारों का संबंध डाक विभाग से था। इसे कसीद अथवा पथमारा भी बोला जाता था, जिसको भी आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में पहली अंतरिम सरकार में कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ये पंडित नेहरू के नेतृत्व में पहली अंतरिम सरकार में कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? आप देखो मेरे भाई, अध्यक्ष जो बनाया गया था आपको किसको बनाया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था, जबकि उपाध्यक्ष बनाया गया था पंडित नेहरू को, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं थोड़ा डिटेल। कह रहा 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार में सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी के परिषद के सदस्य थे, ठीक है। कह रहे 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य में कौन कौन शामिल हो जाएगा? देखो आपको इस परिषद के अध्यक्ष किसके द्वारा किया गया था? तो आपको ये लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। और इसमें जो उपाध्यक्ष बनाया गया था आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। देखिए अगर हम आगे की बात करते हैं, यानी स्वतंत्र आज़ादी के समय की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्री जो मंत्री परिषद में आपको जवाहरलाल नेहरू को आपको पता है प्रधानमंत्री बनाया गया था, और उनको विदेश मंत्री का भी पद दिया गया था, लेकिन ये आज़ादी के समय, स्वतंत्रता के समय, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है, और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश आपको अमेरिका था। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो आपको गलत हो जाएगा आपका डी, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश अमेरिका नहीं फ्रांस था, ठीक है। चलिए देखिए, जीएसटी का लागू करने वाला पहला देश आपको फ्रांस हो जाएगा। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य आपको कौन था? असम था। देखो भाई क्वेश्चन ये मैं पेपर से इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। अभी चर्चा में है इजराइल, आपको पता है पेपर में दिया होता है दैनिक जागरण में, और आपको पता है जो चर्चा में होता है उसको करंट अफेयर के रूप में पूछेगा ही पूछेगा, साथ ही साथ उससे आपका जो भौगोलिक स्थिति है उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैं पेपर से भी आपको इंक्लूड किया हूँ। देखिए इजराइल कब एक स्वतंत्र प्रभु संपन्न गणराज्य देश के रूप में बना था, यानी इजराइल कब आज़ाद हुआ था? तो आप लोग पढ़े होंगे, पेपर पढ़े होंगे, तो आंसर आप आसानी से दे दोगे, ठीक है। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? ये इजराइल जो था आपको 1948 था। देखो जो चर्चा में रहेगा वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, करंट तो पूछा ही पूछा जाएगा, उससे जोड़कर आपका उसका इतिहास भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए वहाँ पे करा 14 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन के समर्थन से इजराइल जो है आपको गणराज्य देश बना था। तो ये डेट याद रखना आप लोग, ठीक है। और इजराइल पर हमास आतंकवादी संगठन हमला किया है, ये आपको पता है, जिसके कारण इजराइल चर्चा में आ गया है, ठीक है। हमास जो है आतंकवादी इस्लामी संगठन है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। और इजराइल का राजधानी कहाँ है? ये जेरूसलम है, जिसको पवित्र स्थान भी बोला जाता है। करंट के रूप में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो अभी उसके द्वारा एक अभियान भी चलाया गया है, ठीक है। तो उसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जब मैं करंट अफेयर, जब बिहार दरोगा का एग्जाम होगा उससे 1 महीना पहले मैं करंट का सीरीज लेकर आऊँगा, वैसे क्वेश्चन सेट करूँगा जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, और आगे पूछा भी गया है जो मैं प्रश्न सेट किया हूँ। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जीके के प्रश्न को सोल्व करेंगे।
तो इसको आप जरूर याद रखना कि 14 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन के समर्थन में इजराइल जो था आपको गणराज्य देश के रूप में, और इजराइल पर हमास आतंकवादी इस्लामी संगठन का हमला होने के कारण ये चर्चा में आ गया, और इजराइल का राजधानी आपको जेरूसलम है। चलिए अब देखिए, खेल खिलाड़ी से भी एक बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आप इतिहास उलट के देख लेना। खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? आदिति गोपीचंदा तीरंदाजी, हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेटर है, मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी है, अमित पंघाल जो कि तैराकी से है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे, आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी जो है अमित पंघाल आपको तैराकी से नहीं है, बाकी ये सारा उपयुक्त सारा मिला हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। जितने भी एशियाई खेल में व्यक्ति गए हैं, खिलाड़ी गए हैं, उसका नाम और उसका कौन खेल खेलता है ये जरूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे अमित पंघाल का संबंध किससे है? तो ये आपको मुक्केबाजी से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का मिश्रण सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कांसा, कॉपर और टीन, गन मेटल में कॉपर, टीन और जिंक होता है, पीतल में कॉपर और जिंक होता है, और जर्मन सिरेमिक में कॉपर, जिंक और साथ साथ आपको Na यानी सोडियम, ठीक है। जर्मन सिरेमिक में कॉपर, जिंक और सोडियम। तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में आप पढ़े होंगे कॉपर, जिंक और यहाँ पे निकेल होता है, ना कि ये सोडियम होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल देखने को मिलता है। ये कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। तो जो 50 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपको क्या हो जाएगा? 23 मार्च 1943 आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। देखिए 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग को वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था, और इसी अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था, और मुस्लिम लीग द्वारा आपको 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, मैंने ये टोटल आपका 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करवा दिया हूँ, और आपको पीटी और मेंस को मैं देखते हुए प्रश्न सेट कर रहा हूँ, और सारे क्षेत्र से मैं आपको क्वेश्चन इसमें फ्रेम कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो एनसीईआरटी हो गया आपका, एनसीईआरटी से भी मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ। जो आपको पेपर में जो करंट अफेयर से जोड़कर समान अध्ययन के प्रश्न पूछा जाएगा उसको भी मैं इंक्लूड किया हूँ। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आयोग के द्वारा वर्तमान समय में क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है उसको भी मैं ध्यान में रखकर यहाँ पे प्रश्न मैं सेट किया हूँ। तो इस टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर 35+ के आसपास आ रहा है, तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको इसको रिवीजन करना है। आप देखिए अपना स्कोर, कितना स्कोर आपका हो पाता है। तो मैं अब अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे प्रश्नों को मैं ध्यान में रखकर वीडियो बना दूंगा। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ठीक है, इसको आप रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।